सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखेंगे, इंटरनल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बॉयलर ट्रबल्स देखे थे और वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास हार्ड वाटर की वजह से कई सारे ट्रबल्स आ रहे थे बॉयलर में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो वाटर होता है उसका ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग इस लेक्चर में सारी चीज़ें देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखने वाले हैं, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरनल ट्रीटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने वाटर को ट्रीट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो इंटरनल ट्रीटमेंट, फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। सो यहाँ पर हम लोग इंटरनल ट्रीटमेंट को देखते हैं। दिस मेथड कंप्राइजेस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर। इट इज करेक्टिव मेथड। देखिए सिंपल सी बात है, इसका कहने का ये मतलब है कि हमारा जो बॉयलर होता है उसके अंदर सपोज दैट ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। सो इसके अंदर अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वी आर डूइंग ट्रीटमेंट इनसाइड दी बॉयलर। अगर हम लोग बॉयलर के अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कन्वर्ट दी स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इनटू दी स्लज फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा स्केल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हमारे पास होती है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा एम जो रहता है वो क्या रहता है, स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, स्लज फॉर्मिंग सब्सटेंसेस में। सो अब हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट मेथड की। जो इसका फर्स्ट मेथड है वो होता है हमारे पास फॉस्फेट कंडीशनिंग। सेकंड मेथड हमारे पास होता है कार्बोनेट कंडीशनिंग। थर्ड मेथड आता है हमारे पास कैल्कोजन कंडीशनिंग। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स को देखेंगे, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि इन मेथड्स को यूज करके हम लोग अपने वाटर का ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट होता है वो बॉयलर के अंदर होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है हमारे पास इंटरनल ट्रीटमेंट। ये तीन मेथड है हमारे पास, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग और कैल्कोजन कंडीशनिंग। यहाँ पर देखिए फॉस्फेट कंडीशनिंग का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट कंपाउंड। हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर फॉस्फेट कंपाउंड ऐड करेंगे। कार्बोनेट कंडीशनिंग का क्या मतलब होगा कि हम लोग कार्बोनेट कंपाउंड ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैल्कोजन कंडीशनिंग, इसका मतलब क्या होता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। यहाँ से कैल्कोजन से आप लोग को क्या याद रखना है कि इसमें हम लोग कौन सा कंपाउंड ऐड करते हैं, एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं। हम लोग इसमें कंपाउंड अपना ऐड करेंगे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसमें हम लोग अपना कंपाउंड ऐड करते हैं सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, जहां पर हम लोग एक एक करके इन तीनों के रिएक्शंस देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में आपके पास क्या आएगा कि आप इंटरनल ट्रीटमेंट को पूरे तरीके से डिफाइन करिए, उनके सारे मेथड्स डिफाइन करिए। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने स्लाइड में आप लोगों को दिखाया है, उसी तरीके से आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना है। तो सबसे पहला हमारे पास देखने को मिल रहा है यहाँ पर फॉस्फेट कंडीशनिंग। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर और दूसरा क्या है उसकी बात करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, CaCl2। हम लोगों ने देखा फॉस्फेट कंडीशनिंग में हम लोग क्या करेंगे कि फॉस्फेट कंपाउंड का एडिशन कराएंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हमारे पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ये तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख के आए। तो हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पर, अपना ये देखिए फॉस्फेट कंपाउंड इसमें ऐड करा रहे हैं, Na3PO4। जब इसका इसमें एडिशन होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिंपल सा रिएक्शन है कि देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NaCl बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये ClCl2 है, ये Na3PO4 है। तो सिंपल सी बात है, ये किसमें CaCl जब होता है और सोडियम प्रेजेंट होता है तो हम लोगों को इतनी बात पता है कि यहाँ पर हमारे पास NaCl रिलीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग NaCl बना देंगे और यहाँ पर क्या होगा, जो Ca होगा ये PO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो Ca होता है उसकी +2 वैलेंसी होती है और यहाँ पर जो PO4 होगा उसकी वैलेंसी यहाँ पर -3 होगी सपोज दैट। तो इस वजह से ये यहाँ आ जाएगा, Ca के पास 2 इसके पास चला जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये रिएक्शन बन के मिला है हम लोगों को Ca3PO4 का होल ट्वाइस। और यहाँ पर +6 NaCl हम लोगों को मिल जाएगा। 6 NaCl कैसे मिलेगा, 3 × 2, तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 6 NaCl। सेकंड वन क्या है हमारे पास, कार्बोनेट कंडीशनिंग। अब देखिए कार्बोनेट कंडीशनिंग में हम लोग क्या करेंगे, अपना कार्बोनेट कंपाउंड ऐड कराएंगे। तो अब देखिए कार्बोनेट कंपाउंड हम लोग क्या ले रहे हैं, अपना ये ले रहे हैं Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। अब सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CaCO4 प्रेजेंट है।
कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है। तो इसमें भी सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे अपना, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पता होगा कि अगर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो और CaSO4 प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा हमारे पास, सोडियम किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ जाएगा, और CO3 किसके जाएगा, कैल्शियम के साथ। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, CaCO3 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है एक तरीके से आयंस को एक्सचेंज करना है, यहाँ पर भी सिंपल सा है। इसके बाद काल्कन कंडीशनिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास कंपाउंड जो है वो काफी बड़ा है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, जिसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखिए शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को कैसे, SHMP। SHMP से इसको याद रखिएगा, SHMP से सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, तो ये क्या बोला हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। देखिए हेक्सा है इसीलिए यहां पर 6 आया है। तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो किससे करते हैं, हमारे पास Na आएगा सबसे पहले, उसके बाद यहां पर अंदर हम लोग लिखेंगे हेक्सा मेटाफॉस्फेट वाला फॉर्मूला यहाँ पर। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं Na4P6 और O18, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या कैल्जन बोलो या कैल्गन बोलो, जो आप लोगों को बोलने में सही लगे आप उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका रिएक्शन होगा तो ये किस में ब्रेक होगा, यहाँ पर ये देखिए ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। तो Na2 है अगर, तो ये किस में ब्रेक होगा, 2Na+ में ब्रेक होगा, और यहाँ पर ये किस में ब्रेक होगा, अगर ये Na2 में ब्रेक हुआ है, 2 Na+ के आयंस अगर गए हैं तो यहाँ पर 2 किसके आयंस जाएंगे, -2, इसकी वैलेंसी होनी चाहिए यहाँ पर -2। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि NaPO18 का यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, -2। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कोई भी चीज, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब NaCl ब्रेक होता है तो वो कैसे ब्रेक होता है, Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, Na2 और ये अगर ब्रेक होंगे आयंस में तो क्या होगा, यहाँ पर Na2 है, Na हमारे पास क्या रखता है बैलेंसी, इसका जो होता है वो यहाँ पर +1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पर 2 यहाँ पर सोडियम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, 2Na+ आयंस मिलेंगे हम लोगों को। अगर 2Na+ आयन मिलेंगे तो इस कंपाउंड के कितने आयंस मिलेंगे हम लोगों को, नेगेटिव में मिलेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -2 में। इसके बाद क्या करना है, जो हम लोगों को यहाँ पर ये वाला कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग कराएंगे CaSO4 के साथ में। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ में। अब एक चीज आप लोगों को आइडिया लगाना है कि यहाँ पर कितना कैल्शियम सल्फेट लेना है, तो ये चीज आप लोगों को कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर -2 चार्ज है, तो अगर -2 चार्ज है तो हम लोगों को वहां से भी +2 चार्ज चाहिए होगा। तो जब +2 चार्ज चाहिए होगा तो उसका क्या मतलब है, हम लोगों को यहाँ पर 2 CaSO4 आयन कंपाउंड हमको लेने पड़ेंगे। तो 2 CaSO4 लेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Ca2P6O18 पे -2 चार्ज आएगा, तो और यहाँ पर हम लोगों को 2Na2SO4 मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है। ओके, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए एक बार मैं और रिपीट करता हूं इसको किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले हम लोग अपना यही जो होता है कैल्गन, इसको ले लेंगे Na2Na4PO18, इसको ले लिया, ये ब्रेक होगा हमारे पास 2Na+ NaPO18 -2 में। क्यों, आयंस हमारे पास ब्रेक जब होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर ये Na2 जो होता है, इसका जो चार्ज होता है इस पर कितना होता है, +1 होता है, और यहाँ पर 2 सोडियम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2Na+ बनेगा। अब यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा तो अगर ये 2Na+ है तो उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए जो इस वाले कंपाउंड पे चार्ज आने वाला है वो -2 आएगा, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कंपाउंड को यहाँ पर लेंगे और इसमें CaSO4 ऐड करेंगे। जब इसमें CaSO4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा हमारे पास, कि जो Ca होगा और SO4 होगा, तो यहाँ पर किसके बीच में रिएक्शन हो जाएगा, ये हमको दिख रहा है साफ साफ। जो Na होगा वो ऑब्वियस सी बात है SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, जो कैल्शियम होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जब Na SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, SO4 2- होता है, इसीलिए हमारे पास 2 सोडियम के आयन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमको 2 सोडियम का आयन क्यों चाहिए, कि Na पर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, Na पर चार्ज +1 होता है, और जो SO4 होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं, जो SO4 होता है उस पर -2 होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, 2 Na+ चाहिए होगा, मतलब +1 तो वो भी क्या हो जाएगा, +2 चार्ज होगा, तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होकर क्या बना देंगे यहाँ पर 2Na2SO4, और यहाँ पर जो कैल्शियम होगा वो इसके साथ रिएक्ट करके, क्योंकि हमारे पास 2 कैल्शियम थे, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया है, Ca2P6O18 पे -2 चार्ज है। तो इसी तरीके से हमारा ये था इंटरनल ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स थे, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग, और हमारा लास्ट वन था कैल्गन कंडीशनिंग। इसके बाद हमारे पास जो मेन मोटिव रहने वाला है इसमें, या जिस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, वो हमारा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जिस पे क्वेश्चन 109% आता है, क्योंकि यहाँ पर
पर्टिकुलर एक या दो दे सकते हैं आपके पास। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर अगर हम लोग बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आएगा जियोलाइट मेथड। देखिए आप लोगों को डरना नहीं है, इसमें रिएक्शन बड़े बड़े हैं लेकिन एकदम सिंपल रिएक्शंस आप लोगों को मिलेंगे। सबसे पहला क्या हमारे पास जियोलाइट मेथड होता है, फिर होता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ ना, उसी तरीके से आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, उनको आपस में रिएक्ट कराना, बस क्या होगा, आयंस को एक्सचेंज करके आप प्रोडक्ट बना लेंगे इजीली। लाइम सोडा प्रोसेस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, अभी हम लोग समझ लेंगे, आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने प्रोसेस पे जिसका नाम है जियोलाइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। सो ये जो जियोलाइट प्रोसेस है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक जियोलाइट होता है, उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं जियोलाइट आर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जियोलाइट क्या है हमारे पास। जियोलाइट है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तो हम लोगों का इसका जो नाम है जियोलाइट का, वो याद इसी से करना है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जिसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, वो आपको याद रहे। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, एल्यूमिनो सिलिकेट, सॉरी सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तो इतना तो पता है, पहले सोडियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकेट आएगा। तो देखिए एल्यूमिनो का मतलब क्या है, Al2O3 है, और अगर इसमें सिलिकेट बोल रहा है तो सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2 होता है। तो अगर सिलिकेट बोल रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें एक्स्ट्रा अपने साइड से क्या लगा देना है, कुछ Y इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स लगा देने। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एल्यूमिनो सिलिकेट क्या, सोडियम क्या है। अब यहाँ पर जो है एल्यूमिनो सिलिकेट है, तो यहाँ पर जो सोडियम आता है इसका ऑक्साइड आ जाता है, Na2O आ जाता है, ये रहा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। Na2O सोडियम, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिनियम में आ गया, सिलिकेट में हमारे पास X मॉलिक्यूल सिलिकेट के रहेंगे और डॉट YH2O रहेगा। ठीक है, यहाँ पर Y जो वाटर होगा उसके कुछ Y मॉलिक्यूल्स रहेंगे। दे आर रिप्रेजेंटेड एज Na2Zd। अब जो हमारा Zd है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, Al2O3 डॉट XSiO2 डॉट YH2O। ठीक है, Zd। अब इसी के आगे हम लोग क्या लगा देते हैं अपना, इसको हम लोग कैसे बोल देते हैं, Na2Zd। समझ आ गया आप लोगों को। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है लिखने का तरीका, इसमें Zd होता है, वो Al2 एल्यूमिना सिलिकेट होता है। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल इसका सिंपल सा, एकदम सिंपल रिएक्शन भी है। दे एक्सचेंज देयर आयन लूजली हेल्ड सोडियम आयंस। सोडियम आयन को वो एक्सचेंज करता है रिवर्सिबली विद दी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस। वो क्या करेगा, जो हमारा जियोलाइट होगा, जो वहां पर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा, और जो आयंस एक्सचेंज करेगा वो सोडियम का करेगा, क्योंकि जो सोडियम है वो यहाँ पर लूजली हेल्ड है। सिंपल सी बात है, रिएक्शन देख के समझ आ जाएगा आपको। वाटर सॉफ्टनिंग, यहाँ पर रीजेनरेशन ऑफ जियोलाइट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस क्या है। देखिए ये क्या बोलने का मतलब था, जो यहाँ पर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एजेंट है, तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग यहाँ पर MgCl2 है। तो यही बोल रहा है कि जो हमारे पास जियोलाइट होगा, ये तो अपना जियोलाइट है, ये हमारा जियोलाइट है। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। ये हमारा जियोलाइट था और ये हमारा हार्डनेस कॉजिंग एजेंट है। तो इसने क्या बोला था कि जो हमारा जियोलाइट होगा उसमें से जो सोडियम होगा, ये लूजली हेल्ड आयंस होते हैं इसके हैं, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ। तो Na किसके साथ, ऑब्वियस सी बात है, Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएगा, और ये MgZd बनेगा। तो यहाँ पर NaCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर NaCl बनाएगा, हम लोग कह सकते हैं 2Na+ में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि दो सोडियम के यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो Mg है वो Zd के साथ रिएक्ट करके MgZd बना देगा। इसी तरीके से मान लो CaCl2 प्रेजेंट है, इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पर भी 2Na+ रिलीज होगा और CaZd के साथ मिलकर CaZd बना देगा। अब रीजेनरेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये रीजेनरेट भी होते रहते हैं, तो हमारे पास बैलेंस वहां पर बने रहता है। तो रीजेनरेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो MgZd होगा वो रिएक्ट करेगा सपोज दैट 2NaCl के साथ। इसी तरीके से जो हमारा CaZd होगा वो भी रिएक्ट करेगा हमारे पास 2NaCl के साथ, और हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमको MgCl2। ठीक है, यहाँ पर MgCl2 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NaZd मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को CaCl2 मिल जाएगा और NaZd मिल जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा मेथड था, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन याद करने का तरीका है वो काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। बस आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है Zd का फॉर्मूला क्या होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट है, लेकिन अगर हम लोग जब बात करने लगते हैं उसमें Na भी लगा देते हैं, Na2 भी लगा देते हैं, तो वो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट बन जाता है। लेकिन आप लोग अगर रिएक्शन लिखेंगे तो आप लोगों को Na2Zd ही लिखना है।
अब इसका जो फिजिकल अपीयरेंस रहेगा हमारे पास, या कह सकते हैं ये दिखता कैसा है इसका पूरा सेटअप, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास हार्ड वाटर यहाँ से इन होता है, इसका कलर चेंज कर लूँ। सो यहाँ से हमारे पास ये देखिए हार्ड वाटर इन हो रहा है, ये हमारे पास आया, इसके अंदर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ देखिए सॉल्ट स्टोरेज है, जो हमारे पास ये Na+ बनता है, ये वो सॉल्ट स्टोरेज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं, कुछ इंजेक्टर यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट स्टोरेज होती है, जो भी सॉल्ट बनता है वो यहाँ पर स्टोर होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जियोलाइट सैंड भरी जाती है, यहाँ पे ग्रेवलिंग की जाती है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो जब यहाँ पर इस वाली जगह पे रिएक्शन होगा, यहाँ से देखिए इंजेक्ट करके हम लोगों के पास भेजा जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है हमारा, जो ये Na2GAD जियोलाइट है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर जियोलाइट सैंड भरी हुई, हम लोग ये भी कह सकते हैं, या तो यहाँ से मान लो या यहाँ से बोल सकते हैं जियोलाइट सैंड भरी हुई। तो जब यहाँ पर हार्ड वाटर आएगा, यहाँ पर इसके अंदर फिल होगा, तो इस जियोलाइट के साथ रिएक्शन करेगा, तो वेस्ट यहाँ से निकल जाएगा, वेस्ट यहाँ से निकल जाएगा। और अगर मान लो सपोज है तो यहाँ पर सॉल्ट स्टोरेज ये रहता है हमारे पास, ये रहा सॉल्ट स्टोरेज, यहाँ से हमारे पास सॉल्ट स्टोरेज जो भी है जरूरत है, जब भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीजनरेशन भी होता रहता है, वो सब यहाँ से मिलता रहता है इसको। और जो यहाँ पर सॉफ्ट वाटर है वो यहाँ से निकल जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक है, अब हम लोग किस पे चल रहे हैं, अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स थे, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर 3 मेथड कौन कौन से, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज और लाइम सोडा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना किसी में, तभी कई सारे मेथड्स आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही देखने वाले हैं कि क्या लिमिटेशंस थे, यहाँ पर लिमिटेशंस क्या थे हमारे जियोलाइट प्रोसेस की, उसी की बात करेंगे हम लोग। सो देखिए, पहला लिमिटेशन हमारा जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इफ द वाटर इज टर्बिड, अगर हमारा वाटर जो है टर्बिड है, देन द टर्बिडिटी कॉजिंग पार्टिकल्स क्लॉग्स द पोर्स ऑफ द जियोलाइट एंड मेकिंग इट इनएक्टिव। देखिए अगर हमारा वाटर बहुत ज्यादा टर्बिड आ रहा है, ठीक है, टर्बिड का मतलब क्या होता है, काफी गंदा है, ठीक है, टर्बिडिटी अगर उसमें है, कॉजिंग पार्टिकल्स हैं क्लॉग विद द पोर्स ऑफ द जियोलाइट एंड मेकिंग इट, तो वो क्या करेंगे, हमारे जियोलाइट को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, उसकी वजह से हमारा जियोलाइट जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। सेकंड क्या है, द आयन सच एज Mn2+ एंड Fe2+ फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स जियोलाइट विच कैन नॉट बी रीजेनरेटेड। अब वहां पर क्या होता है, जो हमारे पास Mn2+ होता है और Fe2+ होता है, वो हमारे पास जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके एक काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से रीजेनरेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है, याद हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, एनी एसिड प्रेजेंट इन वाटर शुड बी न्यूट्रलाइज्ड विद द सोडा। कोई भी अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास सोडा के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, admitting the water to the plant since acid will hydrolyze SiO2 forming silicic acid। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एसिड प्रेजेंट होगा वाटर में, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि हम लोग वहां पर सोडा यूज करते हैं। बिफोर एडमिटिंग दी वाटर, एनी एसिड प्रेजेंट इन वाटर शुड बी न्यूट्रलाइज विद द सोडा बिफोर एडमिटिंग दी वाटर टू द प्लांट सिंस एसिड विल हाइड्रोलाइज SiO2 फॉर्मिंग सिलिसिलिक एसिड। इसका ये मतलब है कहने का, जब हम लोग वाटर को यूज करते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सोडा के साथ ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो होता है एसिड उसका न्यूट्रलाइज होता है। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला है इसका एडवांटेज वो है रेसिड्यूअल हार्डनेस ऑफ वाटर इज अबाउट 10 ppm। जो इसका रेसिड्यूअल हार्डनेस होता है, रेसिड्यूअल का मतलब क्या, जो बचा हुआ है, उसका जो हार्डनेस होता है वो अबाउट हम लोग कह सकते हैं 10 ppm ही होता है। इसके बाद इक्विपमेंट इज स्मॉल एंड इजी टू हैंडल। जो इसका सेटअप होता है, जो इसका प्लांट लगता है, वो काफी ज्यादा इजी टू हैंडल होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं आसानी से उसको हम लोग लगा सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जो टाइम रिक्वायर होता है वो भी काफी कम होता है। यहाँ पर स्लज का फॉर्मेशन नहीं होता है, स्लज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉयलर के लिए अच्छा होगा। जियोलाइट कैन रीजेनरेटेड, सबसे अच्छा जो इसमें एक प्लस पॉइंट है वो यही है कि जो जियोलाइट होता है वो हमारे पास पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता रहता है, रीजेनरेशन करता रहता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिमिटेशंस देख ली कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है, ये चीज हम लोगों को नहीं करनी है, नहीं तो हमारा जो जियोलाइट मेथड है वो फेल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एडवांटेजेस भी देख चुके थे, इसके बाद हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस देख ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, सॉफ्ट वाटर कंटेन मोर सोडियम सॉल्ट। यहाँ पर जो सॉफ्ट वाटर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम सॉल्ट को कंटेन करते हैं देन इन द लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। फिर अगला क्या है, इट आल्सो कॉजेज कॉस्टिक मिडलमेंट। अब कॉस्टिक मिडलमेंट हम लोग देख के आए पिछले लेक्चर में, क्या होता है, व्हेन सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइजेस टू गिव NOH। जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है NOH देने की वजह से, NOH की वजह से हमारे पास क्या होता है,
यहां पर लिख दे रहा हूं NaOH रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। यहां पर इम्ब्रिटलमेंट नहीं है, ये हमारे पास इम्ब्रिटलमेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर NaOH रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। अब सबसे पहला और सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन नहीं कह सकते लेकिन सबसे सिंपल कह सकते हैं, ठीक है, ये अभी तक का सबसे सिंपल मेथड है हमारे पास जो हम लोग को देखेंगे यहां पर। उसका नाम क्या है हमारे पास? आयन एक्सचेंज प्रोसेस। यहां पर रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, बस आयंस को एक्सचेंज करना है और हम लोगों को अपना रिजल्ट मिलेगा। पेपर में आप आराम से याद करके जाइए और आराम से लिख के आइए, कोई इशू नहीं है। और यहां पर क्या है? आयन एक्सचेंज रेजेंस। आयन एक्सचेंज रेजेंस आर इनसॉल्युबल। देखिए आयन एक्सचेंज के जो रेजेंस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। क्रॉस लिंक्ड, लॉन्ग चेन, ये सब कुछ हम लोग पॉलीमर्स में पढ़ के आए हैं कि क्रॉस लिंक क्या होते हैं, लॉन्ग चेन क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ के आए हैं। तो यही बोला है आयन एक्सचेंज रेजेंस आर इनसॉल्युबल, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। और क्या होते हैं? क्रॉस लिंक, लॉन्ग चेन, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं विद अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसमें पोरसनेस होती है। एंड दी फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू दी चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये क्या बोला है? फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द चेन। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, आपने जब पॉलीमर्स पढ़ रहे थे तो वहां पर कई सारे पॉलीमर्स कैसे टाइप थे जहां पर हम लोग क्या करते थे, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स का एडिशन करते थे। वो कहां पे? मान लो एक हमारी पॉलीमर की चेन है, यहां पर हमने इस तरीके से ग्राफ्टिंग कर दी। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता था? चेन बना दी यहाँ पर दूसरे टाइप के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की। तो यही बोल रहा है कि जो आयन एक्सचेंज होता है, या हम लोग कह सकते हैं आयन एक्सचेंज के जो रेजेंस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और इसके जो पॉलीमर होते हैं वो क्रॉस लिंक और लॉन्ग चेन होते हैं। पॉलीमर्स विद अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास माइक्रोपोरस होता है। एंड दी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है चेन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यही है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास COOH हो गया जैसे, और यहां पर क्या है? SO3H हो गया एक्सेट्रा। एक्सचेंज H+ विद दी अदर कैटायंस। ये क्या करते हैं? हमारे पास एक्सचेंज करते हैं H+ को, क्योंकि ये एसिड रिलीज के करेंगे, H+ करेंगे। तो ये क्या करेंगे? हमारे पास एक्सचेंज करेंगे कैटायंस को दूसरे ग्रुप्स के साथ में। अब बेसिक फंक्शनल ग्रुप NH2 NH एक्सचेंज OH- विद अदर एनायंस। ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं OH- का। अब देखिए रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं रिएक्शंस लिख के लाया हूं, ये आप लोग देखिएगा भी, कोई इशू नहीं है। यहां पर देखिए कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज का मतलब क्या है। देखिए कैटायन एक्सचेंज में हम लोगों ने क्या देखा है कि एसिड्स जो होते हैं वो अपने H+ को दूसरे कैटायन के साथ में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। कैटायन एक्सचेंज का मतलब यही है। और एनायन में क्या होगा? हमारे पास एनायंस का एक्सचेंज यहां पर देखने को मिलेगा। अब कैटायन एक्सचेंज में देखिए क्या होगा? हैव लूजली हेल्ड H+, लूजली हेल्ड H+ आयन विच आर रिवर्सिबली एक्सचेंज बाय द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैट। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर जितने भी ट्रीटमेंट है सबका जो मेन एम है वो क्या है? जो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेज हैं उनको अपने बॉयलर के वाटर से बाहर निकालना, या हम लोग कह सकते हैं हार्ड वाटर से बाहर निकालना या उनको कम करना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो हमारा कैटायन होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा या किसके साथ एक्सचेंज परफॉर्म करेगा? Ca2+ या Mg2+, क्योंकि यही जो ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो कि हार्डनेस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर जो H+ आयन है या हम लोग सकते हैं कैटायन है, वो कौन से कैटायन के साथ एक्सचेंज करेगा? Ca2+ या Mg2+। इसी तरीके से जो एनायन है उसमें जो OH- है, OH नहीं OH- आयन्स है, वो किसके साथ करते हैं? Cl- और SO4 2- के साथ। ये जो क्या है हमारे पास? हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस होते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये क्या होते हैं हमारे पास? हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस होते हैं। ये भी देखिए हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायन है, ठीक है। सो अब आप लोग एक चीज समझिएगा, देखिए जब हम लोग किसी भी चीज की बात करते हैं, अब यहां पर देखिए Cl- लिया हुआ है, यहां पर SO4 2- लिया हुआ है, इनका एक्सचेंज किनके साथ हो रहा है? OH- के साथ। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है? एनायन एक्सचेंज दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं, ठीक है, वर्किंग देखते हैं। देखिए आयन एक्सचेंज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम। इसके पास 2 कॉलम। देखिए आप लोगों को एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो डायग्राम वगैरह याद करके जाइएगा। देखिए डायग्राम की यहाँ पर इमेज है आपके पास, कैटायन एक्सचेंजर कॉलम और एनायन एक्सचेंजर कॉलम। यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोसेस होती हैं, एक कैटायन का एक्सचेंज होता है और एक एनायन का होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग कॉलम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर ब्लॉक होगा, ये रहा हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर ब्लॉक, और ये रहा हमारे पास एनायन एक्सचेंजर ब्लॉक।
दोनों ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ पर हार्ड वाटर यहाँ से किसमें, कैटायन वाले ब्लॉक में आया, ठीक है। ये हमारे पास लगा हुआ है एसिड रीजेनरेटर, ये एसिड रीजेनरेटर लगा हुआ है, यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पर हार्ड वाटर एंटर होता है। अब यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर बेड। अब कैटायन एक्सचेंजर बेड का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए ग्रेवलिंग की है ये। कैटायन एक्सचेंजर का बेड का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से यहाँ पर जो हम लोगों को डिजायर्ड सब्सटेंसेस चाहिए, हम लोग कह सकते हैं डिजायर्ड हम लोगों को कैटायंस चाहिए, तो जहां से मिल रहे थे COH ग्रुप हो गए, या सबसे जो मेन चीज आप याद क्या रख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज रेजिन्स जो है ये हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें हमारे पास एसिड मिलता होगा। फिर यहाँ पर हार्ड वाटर के जो सब्सटेंसेस आएंगे, यहाँ से एक मिनट पेन से ही बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ से जो हार्ड वाटर इन होगा इसके अंदर, यहाँ पर कैटायंस रहेंगे, उसके कैटायन के साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और यहाँ से ये देखिए ये यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, इसमें जो अच्छी चीज बाहर आएगी सॉफ्ट वाटर वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो फिर से जाएगा इसके पास। अब यहाँ पर ये लगा हुआ है एक पंप, पंपिंग के थ्रू इसमें चला जाएगा वाटर एनायन एक्सचेंजर में। एनायन एक्सचेंजर में भी हम लोगों ने यहाँ पर एल्कलाइन जनरेटर लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जरूरत होती है OH माइनस की, तो यहाँ पर एल्कलाइन जनरेटर लगा हुआ है। यहाँ पर एनायन एक्सचेंजर बेड लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेवलिंग की गई है ताकि हम लोगों को इसके नीचे जो वाटर है वो हम लोगों को प्योर मिले, यहाँ से हम लोग सॉफ्ट वाटर निकाल लेंगे अपना। तो ये थी वर्किंग हमारे आयन एक्सचेंज मेथड की। अब हम लोग देखते हैं मेन रिएक्शन। देखिए आप लोगों को कितने अच्छे से मैंने समझाया है हमारा आयन एक्सचेंज होता क्या है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल यहाँ पर बताया गया, उसके बाद इन दोनों रेजन्स के बारे में बताया किस तरीके से रेजन बनते हैं और कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद मैंने आप लोगों को वर्किंग बताई। अब इसके बाद फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिएक्शन। यहाँ पर रीजेनरेशन भी होता है और यहाँ पर कैटायन एक्सचेंजर रेजन्स के साथ जो रिएक्शन होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है, यहाँ पर 2RH प्लस Ca2 प्लस, ये देखिए RH है, कैटायन एक्सचेंज यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर RH जो होगा और जो Ca2 प्लस, देखिए Ca2 प्लस तो हम लोगों को अपने हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस से मिल रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारे पास CaCl2 होगा तो Ca+2 मिल जाएगा वहां से। और ये हमारे पास क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड में जो यूज हो रहे थे हमारे पास रेजेंस, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो RH और Ca2 प्लस है, तो इसमें जो R होता है वो Ca2 प्लस का रिएक्ट करके यहाँ पर R2Ca बना लेता है और H प्लस यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं, ये जो होगा इसका H प्लस और इसका H प्लस एक्सचेंज हो गया हमारे पास। इसका प्लस जो कैटायन था और इसका जो कैटायन है ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सचेंज हो गए। Ca2 इसके पास चला गया, H यहाँ आ गया, तो हमारे पास R2Ca बन गया। इसी तरीके से Mg2 प्लस के साथ भी हो रहा है, ये Mg के साथ रिएक्ट करके R2Mg बना लेगा और H प्लस यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, 2 H प्लस रिलीज होंगे। इसी तरीके से जब एनायन की बात करेंगे तो यहाँ पर OH माइनस का होता है पूरा खेल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो R होगा वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब या तो इससे समझ लो कि जो ROH है, यहाँ पर देख लो जो ROH है वो यहाँ पर OH माइनस देगा हम लोगों को और यहाँ पर Cl माइनस हम लोगों को गिवन है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये इसके पास चला जाएगा, OH माइनस बाहर निकल आएगा, तो Cl इसके पास चला गया तो RCl मिल गया, सॉरी Cl इसके पास चला गया तो हम लोगों को RCl मिल गया, और जो OH माइनस है वो एज इट इज बाहर निकल गया। इसी तरीके से यहाँ पर SO4 2 माइनस की बात करें तो यहाँ पर R जो होगा वो R2SO4 बना लेगा और जो यहाँ पर OH होगा यहाँ पर 2 OH माइनस निकल जाएंगे, क्योंकि SO4 की वैलेंस जो चार्ज होता है वो -2 होता है, इसलिए हमको 2 OH माइनस आयन चाहिए होंगे। तो यही था इसका रिएक्शन का प्रोसीजर। अब देखिए सिंपल है, रीजेनरेशन कैसे होगा, रीजेनरेशन करने का सिंपल सा तरीका है, मैं आप लोगों को दोबारा से रिएक्शन लिख के बताऊं उससे अच्छा है कि आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। रीजेनरेशन में कुछ नहीं करना है, जो ये रिएक्शन दी गई है, चलिए एक रिएक्शन में लिख के बता दे रहा हूं कि इसमें होगा क्या। देखिए यहां पर कुछ नहीं है, हम लोगों को R2Ca मिल रहा था और यहां पर H प्लस मिल रहा था। अब देखिए H प्लस हमको 2 मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर Ca की जो चार्ज होता है वो +2 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 2 H प्लस ले लेंगे। अब इसमें क्या कर रहे थे हम लोग वहां पर कि यहाँ पर RH ले रहे थे और प्लस में हम लोगों को क्या मिल जा रहा था, RH, और यहाँ पर Ca2 प्लस मिल रहा था और यहाँ पर 2 RH रहेंगे। ये देखिए 2 RH रहेंगे, ये सेम रिएक्शन लिख दिया। इसी तरीके से एनायन भी है, एनायन को आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। रिएक्शंस बड़े बड़े हैं लेकिन कितने सिंपल हैं, आप लोगों को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 11th 12th के रिएक्शन से भी ज़्यादा सिंपल है, बेसिक रिएक्शन से एकदम।
अब इसके बाद हम लोग इसका भी एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज क्या है इसका? पहला एडवांटेज है द प्रोसेस कैन बी यूज टू सॉफ्टन हाईली एसिडिक और एल्कलाइन वाटर। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है यूज की जाती है यूज टू हाईली एसिडिक और एल्कलाइन वाटर्स को, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर देखा है कि एक हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर होता है, एक हमारे पास एनायन एक्सचेंजर कॉलम होता है, और एक में एसिडिक बिहेवियर से काम होता है और एक में बेसिक बिहेवियर से काम होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाईली एसिडिक या हाईली एल्कलाइन वाटर अगर हम लोगों को मिलेगा उसको ये अच्छे से सॉफ्ट करता है। सेकंड पॉइंट क्या, इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस। ये देखिए, अब देखिए डिफरेंस देखिए आप, वहां पर जो फर्स्ट वाला मेथड था वहां पर 10 ppm का मिल रहा था, यहां पर सीधा यहां पर कितने पे आ गया है, 1 से 2 ppm पर। तो जो पहला वाला मेथड था, पहला वाला मेथड देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को लिखा भी है जियोलाइट मेथड में, ये रहा कि यहाँ पर 10 ppm मिल रहा था हम लोगों को और यहाँ पर 1 to 2 ppm। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको, अब यहाँ पर डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे। इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज तो वही हो जाएगा कि इसका सेटअप और इसकी कॉस्ट। देखिए यहाँ पर 2-2 बेड्स लगाने पड़ रहे हैं, 2-2 कॉलम्स बनाने पड़ रहे हैं। एसिडिक रीजनरेशन के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना पड़ रहा है, एक बेसिक रीजनरेशन के लिए ब्लॉक बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इसका सेटअप भी बढ़ जाएगा और यहाँ पर केमिकल्स भी काफ़ी सारा यूज होगा जो कि बहुत ज़्यादा महंगा आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका ये डिसएडवांटेज है। बट क्वालिटी इसकी अच्छी है, हम लोग कह सकते हैं क्वालिटी इज मच क्वालिटी इज फार बेटर देन जियोलाइट। ठीक है, अब द वाटर शुड नॉट बी टर्बिड एंड द टर्बिडिटी लेवल शुड नॉट बी मोर देन 10 ppm। ये वही बोल रहा है, वाटर जो होगा वो टर्बिड भी नहीं होगा। अब इसके बाद आयन एक्सचेंज प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस के बीच में एक आप लोगों को डिफरेंशिएशन टेबल दी गई है। इस टेबल को देख के आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और हो जाएगी इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में। सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया गया है, रिमूव्स ऑल पॉजिटिव, एक सेकेंड मैं रेड वाला ले लेता हूं, रिमूव्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम वाटर। देखिए आयन एक्सचेंज क्या करता है, सारे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को वाटर से हटा देता है। लेकिन जो जियोलाइट है ये क्या करता है, रिमूव्स ओनली कैटायंस कॉजिंग हार्डनेस इन वाटर। जियोलाइट प्रोसेस क्या करता है, सिर्फ कैटायन कॉजिंग को रिमूव करता है, क्योंकि वहां पर जो पूरा खेल होता है वो चलता है Na2+ के बेस पर। यहां पर कैटायन और एनायन दोनों के बेस पे चलता है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, नो सोडियम सॉल्ट लेफ्ट इन ट्रीटेड वाटर। यहां पर कोई भी सोडियम सॉल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज यहां पर कोई सोडियम सॉल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ट्रीटेड वाटर कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट। जैसे कि हम लोगों ने देखा था वहां पर एक पूरा सॉल्ट के लिए एक हमारे पास ब्लॉक दिया गया था सॉल्ट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन यहां पर कोई भी सोडियम सॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इसकी जो कॉस्ट होती है आयन एक्सचेंज की वो ज्यादा थी, और जो हमारे पास जियोलाइट थी इसकी कॉस्ट तो होती है वो लोअर होती है। इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी हाईयर है, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो लोअर होती है। फिफ्थ पॉइंट है एसिडिक वाटर कैन बी प्योरीफाइड। यहां पर एसिडिक वाटर को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये यहां पर एसिडिक वाटर को प्यूरिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पर लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस, इसको हम लोग लाइम सोडा पढ़ने के बाद देखते हैं। तो यहां पर तीसरा और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है लाइम सोडा प्रोसेस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, स्टार मार्क मैंने कर दिया है। सो लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि जियोलाइट से अच्छा हमारे पास मिला आयन एक्सचेंज मेथड, और आयन एक्सचेंज से अच्छा मिलेगा हम लोगों को लाइम सोडा। ये आप लोग किस तरीके से समझेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। इट इज अ प्रोसेस इन विच लाइम क्या होता है, देखिए लाइम सोडा प्रोसेस है तो आप लोगों को पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि लाइम क्या होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, लाइम क्या होता है, कैल्शियम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तरीके से याद रखना है। और सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। देखिए मुझे पता है यहां पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी लाइम भी नहीं पता होगा और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा बोलते हैं वो भी नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि वही है ना कि भाई मुझे पता है कैसे सब लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, सबको रटना है, एग्जाम पास करना है, हमारा भी उद्देश्य वही है।
कि आप एग्जाम पास करें, कम समय में करें और अच्छे मार्क्स गेन करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या है, Na2CO3, ये है हमारे पास सोडा का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए ये क्या बोला है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हमारे पास लाइम और सोडा को ऐड किया जाता है हार्ड वाटर के साथ टू कन्वर्ट दी सॉल्युबल कैल्शियम एंड, देखिए फिर से वही चीज आ गई, देखिए घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। अगर लाइम सोडा है तो वहां पर भी उसका काम क्या होगा कि हमारे पास जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हैं उनके साथ रिएक्शन करके उनको खत्म करना। सिंपल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा टू इनसॉल्युबल कंपाउंड, उनको इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा बाय अ केमिकल रिएक्शन द CaCO3 एंड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हम लोगों को मिलते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, आर फिल्टर्ड ऑफ एंड रिमूव्ड इजीली। देखिए इसका डेफिनेशन कितना ज्यादा सिंपल था। ठीक है, हमारे पास इसके नाम क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडा क्या होता है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों का काम क्या रहेगा हमारे पास, हार्डनेस कॉजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करना। ठीक है, हार्डनेस कॉजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना। और आप लोग ये चीज समझ सकते हैं, अब हार्डनेस कॉजिंग रिएजेंट हमारे पास क्या है, जैसे कि MgCl2, CaCl2, तो जब इनका रिएक्शन होगा तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या बनाएंगे, हमारे पास इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमको देंगे, जो कि हो सकते हैं CaCO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, जिनको हम लोग इजीली फिल्टर्ड आउट कर सकते हैं और हमारा जो वाटर होगा वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका प्रिंसिपल देखेंगे। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, बाय एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम। देखिए यहां पर जो लाइम का अमाउंट या क्वांटिटी मिलाई जाएगी वो क्या रहनी चाहिए, कैलकुलेटेड रहनी चाहिए, और सोडा की भी। ऑल द कैल्शियम सॉल्ट आर प्रेसिपिटेटेड आउट एज कैल्शियम कार्बोनेट। वही तो मैं आप लोगों को भी समझा के आया हूं पूरा जो डेफिनेशन में, कि यहां पर क्या है, लाइम होगा, सोडा होगा, रिएक्ट करेगा हार्डनेस कॉजिंग एजेंट के साथ। जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को वहां पर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और जिसको इजीली फिल्टर्ड आउट किया जा सकता है, और हमारा जो हार्ड वाटर होगा वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से, ऑल द मैग्नीशियम सॉल्ट और प्रेसिपिटेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वही बात लिखी हुई है, फिल्टर्ड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने रिएक्शन पे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एग्जाम में पूछा जाता है लाइम सोडा प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। सबसे पहला क्या है, पहले हम लोगों को टेम्पररी हार्डनेस हटानी है। भाई देखो, हम लोग टेम्पररी हार्डनेस हटा रहे हैं, यहां पर यूज किसका कर रहे हैं, लाइम का यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज में ले रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन किसका करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो हम लोगों को यहां पर क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बेसिक रिएक्शन है, ये याद रखना है। जब भी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। सबसे पहला था हमारे पास, देखिए कुछ नहीं है, CaCO3 मिलना है, यहां से H2O निकाल दो, बस वाटर निकाल देना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस Mg2+, इसमें भी वही है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, वाटर रिलीज नहीं होगा इस केस में, डायरेक्टली वाटर के साथ यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए एक चीज आप समझिए खुद से, कि जब हम लोग कैल्शियम की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों को सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था और क्या मिला था, वाटर मिल रहा था। लेकिन जब लोग यहां पर मैग्नीशियम पे आ गए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को मैग्नीशियम का पहले हाइड्रोक्साइड मिलता है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, मतलब यहां पर हाइड्रोक्साइड भी आ जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, वो अपने हाइड्रोक्साइड को नहीं बना रहा था, डायरेक्ट वो कार्बोनेट दे रहा था। अब देखिए जब किसी चीज का हम लोगों को कार्बोनेट मिल जाता है, वहां से रिमूव करना अपने हार्डनेस कॉजिंग एजेंट को काफी ज्यादा आसान हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कार्बोनेट में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट मिला, वाटर यहाँ पर रिलीज हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब परमानेंट हार्डनेस को हटाएंगे। सबसे पहले Mg2+ के परमानेंट हार्डनेस को हम लोग हटाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हटाएंगे अपने Mg2+ के
परमानेंट हार्डनेस को। तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है हमारे पास, MgCl2 की वजह से होती है। ठीक है, MgCl2 के वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस, जिसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराने वाले हैं, अपने लाइम के साथ। जब लाइम के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या मिलेगा हम लोगों को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और CaCl2। ये देखिए CaCl2। अब जो CaCl2 है, ठीक है, CaCl2 है, इसमें हम लोगों को एक इसका कन्वर्जन हो गया। अब देखिए सबके लिए यहाँ पर इसने रिएक्शन लिख दिए हैं। MgSO4 भी हमारे पास परमानेंट हार्डनेस के लिए कॉजिंग होती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट ये भी होता है। इन सबका हम लोग लाइम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये सब क्या बना देंगे, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बना देंगे। और देखिए एक्सचेंज करना है MgOH CaCl2, MgOH CaSO4, MgOH और CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सारी चीजें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, CO2 का रिमूवल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिमूवल ऑफ CO2 कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, यही मुद्दा है। यहां पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया हुआ, रिमूवल ऑफ CO2 यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं। अच्छा समझ रहा हूं मैं। देखिए अब यहां पर इस रिएक्शन को मैंने लिखा हुआ है, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कैसे, यहां पर रिमूवल लिखा हुआ है लेकिन यहां पर रिमूव कैसे हो रहा है, तो जो वहां पर CO2 प्रेजेंट होगी बॉयलर के अंदर, उसको हम लोग लाइम के साथ रिएक्ट करा के, ये हमारे पास लाइम है, लाइम के साथ रिएक्ट करा के उसको कन्वर्ट करा दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, और वाटर रिलीज हो जा रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ अपने 4 स्टेप देखे। सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस हटा देंगे सबके साथ। देखिए टेम्पररी हार्डनेस के साथ आप लोगों को याद क्या रखना है कि कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेम्पररी हार्डनेस कॉज करते हैं, तो वो कौन से हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन। सबको लाइम के साथ रिएक्ट कराना है, नॉर्मल सा रिएक्शन है, करके बता देना है। फिर आ रहा है हमारे पास रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ Mg+2। तो हम लोग यहाँ पर रिमूवल कर दे रहे हैं किसका, परमानेंट हार्डनेस का। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, MgCl2 की वजह से होती है, MgSO4 की वजह से होती है, MgNO3 वोल्टेज की वजह से। इन सब का रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और फिर हम लोगों जो मैंने आपको रिएक्शन बताया है किस तरीके से करना है, Mg हमारा इसके पास जाएगा, CaCl2 इसके पास आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रिमूवल ऑफ CO2 के लिए हम लोग लाइम के साथ CO2 को रिएक्ट कराएंगे, CaCO3 मिल जाएगा। अब हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन जो है, यहाँ पर एसिड का रिमूवल कर रहे हैं। देखिए इस वाले रिएक्शन में, इस वाले प्रोसेस में लाइम सोडा में सारी चीजें हो जा रही हैं हमारे पास। ठीक है, सारी की सारी चीजें हो जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो HCl है, ये भी लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब ये लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ये देखिए ऑब्वियस सी बात है CaCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो CaCl के साथ रिएक्ट करेगा और CaCl2 बनाएगा और वाटर रिलीज जाएगा। ये भी आएगा तो ये CaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, CaSO4 बना देगा और H2O रिलीज हो जाएगा। जब एसिड हमारे पास रिमूव होगा तो वाटर का बनना तय है, और जब हमारे पास बाइकार्बोनेट रिलीज होगा तो भी वाटर का बनना तय है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब कोई भी है यहां पर सबका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, लाइम के साथ हो रहा है। यहां पर भी क्या होने वाला है, CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और NaCO3 बनेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। यहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, और वाटर तो रिलीज होना ही होना है। देखिए रिएक्शन यहां पर समझाने वाले कम है, बस तरीका याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, समझाना उतना नहीं है इसमें, बस तरीका याद रखना है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं। आप अब एलम्स को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर सबके साथ। यहाँ पर रिएक्शन पहले किसके साथ हुआ है, हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ है, कैल्शियम के, जिसको लाइम बोलते हैं। FeSO4 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, Ca तो SO4 के साथ ही जाएगा, तो यहाँ पर CaSO4 बन गया, यहाँ पर FeHO का होल ट्वाइस बन गया। इसके बाद Al2SO4, इसको भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पर भी CaSO4 बनाएगा ये। ठीक है, NaAl2 को कराया H2O के साथ, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, सोडियम ये तो बनाएगा ही NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा ही NaOH, लेकिन यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये रिएक्शन है और जो ये रिएक्शन है, ये दो आप लोग थोड़ा सा माइंड में रख के चलिएगा, ये याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। यहाँ पर सोडियम का NaAlO2 लिया हुआ है, NaOH लिया हुआ है। ठीक है, ये दो रिएक्शन आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाइएगा। इसके बाद जब ये सारा सब कुछ हो जाता है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ Ca2+। यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, Mg2+ का देख रहे थे, Mg2+ का देख रहे थे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ Ca+2। यहां पर अब हम लोग बात कर रहे हैं Ca+2 की।
किसकी बात कर रहे हैं, Ca+2 की। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने कई सारी ऐसी चीज़ें की, रिमूवल ऑफ बाइकार्बोनेट हुआ, रिमूवल ऑफ एसिड्स किए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर क्या हुआ था, Mg2+ किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम लोग अपना सोडा यूज़ कर लेते हैं। जब हमारे पास CaCl2 होगा, CaSO4 होगा या CaNO3 का होल ट्वाइस होगा परमानेंट हार्डनेस में, तो उसको किसके साथ रिलेट कराएंगे हम लोग, अपने सोडा के साथ रिलेट कराएंगे। सोडा हमारे पास क्या होता है, सोडा हमारे पास क्या होता है, CO3। ये आप लोगों को तो मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग वही मानेंगे, लेकिन नहीं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है Na2CO3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अपने हार्डनेस कॉजिंग एजेंट को रिएक्ट कराएंगे सोडियम कार्बोनेट या कह सकते हैं सोडा के साथ में। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो याद रखना क्या बनने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो इम्प्योरिटी हमारी रिलीज हो जाती है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट बना के सेटल डाउन हो जाते हैं और रिमूव कर देते हैं हम लोग। तो इसके साथ बनाने का, और यहाँ पर सॉल्ट रिलीज हो गया NaCl। इसी तरीके से जब CaSO4 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास CaCO3 बनेगा और Na2SO4 बन जाएगा। CaCO3 बना है, Na2SO4 बन गया है। तो इसी तरीके से लास्ट वाला भी है। तो यहां पर ये देखिए, ट्राई टू रिमेंबर दी ट्रिक टू लर्न रिएक्शंस। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है। शुरू में ही मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, परमानेंट के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तभी ना आप रिएक्शन यहाँ पर लिख पाएंगे कि रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए अगर रिमूवल करना है Ca2+ का, तो Ca कैसे कौन कौन से कंपाउंड है जो परमानेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इसी तरीके से लैम सोडा प्रोसेस था, इसकी रिएक्शन यहाँ पर आप लोगों को लिख दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एडवांटेजेस की बात करें और डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या, इकोनॉमिकल मेथड है। कोलाइडल इम्प्योरिटीज कैन आल्सो भी रिमूव्ड, इसमें सब कुछ रिमूव हो जा रहा है। आयरन एंड मैंगनीज आर आल्सो रिमूव्ड, आयरन और मैंगनीज को भी हम लोगों ने देखी है यहाँ पर रिमूव किया हुआ है, ये रहा। और वाटर विद रेजिडुअल हार्डनेस 15 to 50 ppm इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये देखिए 50 to 50 ppm। फिफ्थ वन क्या है, बैक्टीरिया इम्प्योरिटीज रिड्यूस, बैक्टीरिया इम्प्योरिटीज रिड्यूस हो जाती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, पहला है केयरफुल ऑपरेशन एंड स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो कह सकते हैं हम लोग ऑपरेटर होता है वो चाहिए। फिर क्या है, एक्यूरेट स्टडी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रीटिंग, वाटर की एक्यूरेट स्टडी रिक्वायर होती है। थर्ड वन क्या है, डिस्पोजल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज। यहाँ पर क्या होता है, स्लज का बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्पोजल होता है, बनता है। वाटर विथ रेड्यूसल, यही बात है, इसमें 15 से 50 ppm का वाटर ऑब्टेन होता है, विच इज नॉट गुड फॉर बॉयलर्स। ठीक है, मेजर डिसएडवांटेज यही है जिसको हम लोग हाईलाइट करेंगे ही ऑब्वियसली। सो ये देखिए आप लोगों का ये लेक्चर काफ़ी लेंदी तो हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इससे क्वेश्चन 7 नंबर का पक्का आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहां पर लिख दे रहा हूं, कंफर्म कंफर्म्ड 7 मार्क्स। ठीक है, यहां पर 7 नंबर आपके पक्के हैं। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यहां पर अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग अगर यहां पर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप लोगों की, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, अगर आप ग्रुप से भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर नोट्स मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो नोट्स हैं वो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हमारा ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, और मतलब थोड़ा सा चीज़ें बताइए जो जो आप लोगों को चाहिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके हिसाब से काम होगा। ठीक है, हम लोग बस अपना कंटेंट अच्छा देंगे, आपके हिसाब से चीज़ें करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग अपनी
बात को रखें, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, या नोट्स में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कंटेंट थोड़ा सा कम आ पा रहा है सर, इतने में नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा मैं हमको लोग देखिए हमारा जो मोटिव है वो यही है कि कंटेंट हम लोग थोड़ा सा कम दें, ठीक है, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ सके, क्योंकि देखिए सबको क्या मतलब 50% जनता से ज़्यादा यहाँ पर सभी लोग एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ते हैं, तो अगर उनको हम लोग ज़्यादा कंटेंट दे देंगे, कई लोग दे रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है, कोई मतलब नहीं है। तो कंटेंट थोड़ा सा कम रहेगा, उसको आप एलोबरेटली लिख पाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। सो यही था हमारा ये लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी 1-2 लेक्चर में इस यूनिट को खत्म कर देंगे, फिर हमारा एक लास्ट यूनिट बचेगा केमिस्ट्री का। सो केमिस्ट्री से हम लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को जल्दी ईवीएस के लेक्चर भी देखने को मिलने वाले हैं। सो चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। मैं यही चाहूँगा आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी बेहतरीन जाना चाहिए।